हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवधेश कुमार है और इस वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, इस चैप्टर का फुल कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और यू कैन ऑल्सो से वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इसका मतलब एक ही इसी वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर जो है गुडविल वाला वो पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। कंसेप्चुअल चीज़ें साथ साथ में एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको सारी चीज़ें मैं रिवाइज कराऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इस लेक्चर कर रहा हूँ, इस चैप्टर्स में वी हैव टू स्टडी टोटल 7 टॉपिक्स। हम लोगों को टोटल 7 टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग, गुडविल का मतलब क्या होता है। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज फीचर्स ऑफ गुडविल। थर्ड जो टॉपिक है वो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फोर्थ टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फिफ्थ टॉपिक क्लासिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ गुडविल। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल, यहाँ पे लिख लेना मेथड्स ऑफ गुडविल। टोटल जो आपके मेथड्स हैं वो 3 मेन मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इस बुक के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक नंबर 6 से है, तो इसलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में डिफरेंस पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं थ्योरी का, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है हम लोगों का मीनिंग के ऊपर आ जाओ जी। तो मीनिंग क्या कहता है, व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म earns higher profit without any extra effort, that is called goodwill। जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, गुडविल का सिंपल मतलब क्या होता है, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म कोई प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, और यू कैन से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है इन कंपेरिजन टू अदर पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी मेहनत के जब फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसे ही गुडविल कहते हैं। और बुक में आपको अदर डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जो फॉर्म का या कोई बिजनेस का रेपुटेशंस की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह होता है उसे भी हम लोग गुडविल ही कहते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशंस आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट बेस्ट डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई भी बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म हम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है एक्स्ट्रा अर्निंग कमाएगा, हायर प्रॉफिट अर्न करेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स और यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। तो पास्ट में पिछले सालों में जब कोई बिजनेस मेहनत करता है उसकी वजह से फ्यूचर में जो होने वाली प्रॉफिट्स होती हैं उसे ही हम लोग गुडविल के बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी, रिलायंस की कंपनी, तो अगर एप्पल का आपने पता है अभी के डेट में आईफोन 14 चल रहा है, अगर मान लो एप्पल आईफोन 14 1-2 सालों तक नहीं निकालता है तो भी उसका फ़ोन जो है चलता ही रहेगा, ठीक है। लोग उसकी क्योंकि इतनी अच्छी उसने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत बढ़िया फ़ोन निकाल रखा है। या सैमसंग की बात करें, 1-8 साल तक वो नए फ़ोन लॉन्च नहीं भी करेगा तो भी वही फ़ोन मार्केट में चल सकता है, क्योंकि उसके कंपेयर में जो दूसरे क्या कह सकते हो आप कंपनीज़ हैं मोबाइल फ़ोन वाले, उनके टेक्नोलॉजी थोड़े से कम है। तो उन्होंने पास्ट में बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा, एक्स्ट्रा मेहनत कर रखा है, उसकी वजह से वो अभी के डेट में प्रॉफिट कमा रहे हैं और फ्यूचर में भी 1-2 सालों तक कमा सकते हैं। तो अगर मान लो कंपनी है जितनी भी एप्पल और सैमसंग ये सारी कंपनीज हैं, बट हम एग्जांपल के तौर पे फॉर्म के हिसाब से मान के चल रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट के लिए यहाँ पे बताऊँ, अगर मान लो जैसे कुछ दिन पहले ट्विटर बिका था ना, एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल है। देखो टेस्ला जो है कंपनी है और आपका ट्विटर भी कंपनी है, और मान लो ये टेस्ला कोई पार्टनरशिप फर्म है और ट्विटर भी पार्टनरशिप फर्म है। अब ट्विटर ने क्या किया, अपना बिजनेस बेच रहा है टेस्ला को, ठीक है जी। अब बेच रहा है तो टेस्ला वालों ने क्या कहा, टेस्ला वालों ने कहा भाई मैं तेरा बिजनेस खरीदने को रेडी हूँ, कितने रुपीज़ में। तो टेस्ला वालों ने कहा कि भाई बता कितने रुपए में बेचेगा। ट्विटर ने कहा मैं 30,000 करोड़ में बेचूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर अमाउंट लिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। लेकिन इसके पास एसेट्स कितने के हैं, 15,000 करोड़ के, और लायबिलिटीज़ हैं 4,000 करोड़ के। तो टेस्ला वाले ने कहा देख भाई तेरे पास एसेट्स तो 15,000 के हैं, साथ में तेरे पास लायबिलिटीज भी हैं 4,000 के, तो नेट एसेट्स कितने का हो गया, नेट एसेट्स हो गया 11,000 करोड़ का। अब तेरे पास है एसेट्स, नेट एसेट्स 11,000 करोड़ का, तो मेरे से 11,000 करोड़ लेना, तो 30,000 करोड़ क्यों मांग रहा है। तो ट्विटर वाला कह रहा है देख भाई देख, मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारा मेहनत करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये वेबसाइट, ये ट्विटर अकाउंट वो बना रखा है, ठीक है जी, ट्विटर का नेट पे वेबसाइट बना रखा है। तो अगर मैं मेहनत नहीं भी करूँगा आगे कई सालों में, मेरे को उसी पुराने मेहनत से ही पैसे मिलता रहेगा। तो वो जो बिना एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के जो फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, हायर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, उसी को गुडविल कहते हैं, उसी का हम लोग तेरे से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं।
तो टेस्ला वाले ने अगर 30,000 करोड़ में 11,000 वाले करोड़ को खरीदा तो इसने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए हैं, इसने एक्स्ट्रा दिए हैं कितने, 30,000 माइनस 11,000, 30,000 माइनस 11,000 दैट इज 19,000 करोड़। तो इसे ही हम लोग गुडविल बोलेंगे और इसे ही हम लोग आगे चल के परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। कौन सा गुडविल, परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, परचेज गुडविल। और जो रुपए पे करते हैं इसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो जब गुडविल को खरीदा जाता है किसी बिजनेस किसी फर्म को, तो उसकी जितनी भी एसेट्स होती हैं उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स दैट इज कॉल्ड गुडविल। या फिर आप कह सकते हो कि जो रेपुटेशंस की वजह से जो कस्टमर ज़्यादा आते हैं और यू कैन से जो पास्ट में मेहनत करा उसकी वजह से कुछ ना कुछ रेपुटेशंस बन गया मार्केट में उसका, तो उसी की वजह से क्या है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो उसी हम लोग गुडविल कहते हैं। तो जो डेफिनेशंस आप लिखना चाहो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल या यू कैन से फीचर्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो टोटल 3 फीचर है, याद रख लेना। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इसके अलावा गुडविल से क्या होता है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो गुडविल की वजह से फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को हायर प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। एंड इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन एंटरप्राइज और फर्म। और गुडविल का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, फर्म या एंटरप्राइज से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये 3 फीचर्स हैं, मेनली इसमें 2 फीचर्स हैं। एक तो याद रख लेना है, गुडविल कैसा है, एसेट्स इनटेंजिबल, बिकॉज इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है जी। एक होता है टेंजिबल, एक इंटेंजिबल एसेट्स, आपने क्लास 12th में पढ़ना था। टेंजिबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए। लेकिन ये जो है आपका इंटेंजिबल है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल। तो इसलिए गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। और गुडविल से क्या होता है, फ़ायदा मिलता है, हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में फ़ायदा मिलता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, थर्ड है आपका नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है, गुडविल कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो देखो, इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ोगे, 4, 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7। 4 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर 5 है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 6 है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 7 है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इन सभी चैप्टर्स के अंदर यहाँ पे एक काम कर लो, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा, ये चैप्टर जो है आप जो है ये लिख लो, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, ये वाले चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 में आपको मिलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इन सभी चैप्टर्स में आपको गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी कि इन सभी चैप्टर्स को ना, बेसिकली इन सभी चैप्टर्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जब चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में आओगे ना, वहाँ पे आपको मीनिंग बताऊंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब भी एग्जिस्टिंग जो अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, यानी कि पार्टनरशिप जो डीड होता है उसमें कोई भी चेंजेस करोगे ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें बदलाव कर दो, चेंज कर दोगे, तो उसे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ना है। अगर कोई न्यू पार्टनर को एडमिट करो, एक पार्टनर या एक से ज़्यादा, तो आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है। यहाँ पे क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पार्टनर का एडमिशन पढ़ना है। बाकी ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक साथ में 2-4 पार्टनर्स भी एडमिट हो सकते हैं, या कई बार एक एडमिट हुआ 2 रिटायर हो गया, ऐसे भी होता है। बट आपको आसानी के लिए क्लास 12th में आसान टॉपिक पढ़ने, तो एक ही पार्टनर का एडमिशन पढ़ना है और एक ही पार्टनर का रिटायरमेंट पढ़ना है और एक ही पार्टनर का डेथ पढ़ना है, ठीक है जी। तो एडमिशन होएगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, तो इन सभी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं और इन सभी केसेस में आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसके अलावा 2 और भी हैं, एक है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक बन जाते हैं, जैसे मान लो कोई ए पार्टनरशिप फर्म, बी पार्टनरशिप फर्म मिलके तीसरा ए बी बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, ए बी फर्म है, और एक ये कोई बी सी फर्म है, ये दोनों आपस में मिल गए, तो इसे हम बोलते हैं अमलगमेट हो जाना, और ये बड़ा फॉर्म बना दिया ए बी सी फॉर्म, तो इसे हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म जब मिलके एक बन जाते हैं, जैसे कंपनी का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हीरो होंडा पहले एक कंपनी होता था, वो अलग अलग था, हीरो अलग था, होंडा अलग था, अब अलग अलग हो गया।
उसके अलावा जैसे मान लो मारुति सुजुकी, मारुति अलग सुजुकी अलग, दोनों मिलके मारुति सुजुकी बने हुए, तो इस टाइप से अमलगमेशन होता है। तो जब भी अमलगमेशन होगा तो भी गुडविल निकालना है। या फिर सेल करते हैं पार्टनरशिप को, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को बेच देती है दूसरे को। जैसे टेस्ला ने क्या किया, ट्विटर को खरीद लिया, वैसे वो कंपनी था बट पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे फर्म को खरीदती है या बेचती है तो उस केस में भी गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये 6 केसेस में आपको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, यानी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस जगह पे गुडविल कैलकुलेट करना ही पड़ता है, ज़रूरी पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग गुडविल का चैप्टर सीख रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, हमें आगे पढ़ना है। इसके पहले टॉपिक नंबर 4, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी फॉर्म का गुडविल क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो चेंज हो सकता है, गुडविल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अफेक्ट का मतलब गुडविल ऑफ द फॉर्म इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और मेनली ये फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं। बुक में आपको इतने फैक्टर्स दिए हुए हैं, इतना ही याद रखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल ऑफ दी फॉर्म जो है उसका वैल्यूएशन जो है क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल का जो फ़ोन है, सैमसंग का जो फ़ोन है, ये सब अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो इसलिए इनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, इसके फॉर्म की गुडविल ज़्यादा है। इसके अलावा प्लेस ऑफ द बिजनेस, अगर सही जगह पे मान लो कनॉट प्लेस में या बढ़िया मार्केट में एकदम मेन रोड पे अगर आपकी दुकान है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है ज़्यादा होगी। और रिमोट एरिया में हो या फिर छोटे से गली और मतलब कि बहुत दूर एरिया में है आपका पार्टनरशिप का फॉर्म का बिजनेस, तो उस केस में आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कम होती। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपके फॉर्म के अंदर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, एफिशिएंट है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की गुडविल कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है जी, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी और अगर ख़राब है कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपके गुडविल कम है। पेटेंट्स वगैरह अगर आपने करवा रखा है तो आपकी बिजनेस का जो गुडविल होएगा वैल्यू वो ज़्यादा होएगा, अदरवाइज कम होएगा। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर आप आफ्टर सेल सर्विसेज बढ़िया सेल सर्विसेज देते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगी और अगर नहीं देते हो तो आपकी गुडविल की वैल्यू कम होगी। तो दीज आर दी फैक्टर्स। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। नंबर 1 होता है क्या, परचेज गुडविल। नंबर 2 होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है क्या कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, ठीक है। तो जो परचेज गुडविल का एग्जाम्पल है वो मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू कराया, वही टेस्ला वाला। देखो जी, देखो ये एग्जाम्पल कराया कि टेस्ला ने ट्विटर को खरीदा मान लो 30,000 करोड़ में, तो जितने रुपए में खरीद रहा है उसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब टेस्ला वाले ने 30,000 करोड़ रुपए ट्विटर को दिया, एग्जांपल के तौर पे, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डेटा गूगल पे सर्च कर लेना। और ट्विटर के पास क्या था भाई, ट्विटर के पास एसेट था कितने का, एसेट था 15,000 करोड़ का और इसके पास थी लिएबिलिटी थी 4,000 करोड़ की। तो नेट एसेट्स कितने का, 15,000 माइनस 4,000, 11,000 करोड़ का इसके पास नेट एसेट्स था ट्विटर के पास। लेकिन टेस्ला ने 30,000 करोड़ दिया उस 11,000 करोड़ के बदले। तो जितने रुपए दिए उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो जब परचेज कंसिडरेशन में माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स तो उससे जो वैल्यू आई उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। तो ये क्या है, ये आपका 19,000 रुपये का आपका क्या हो गया, परचेज गुडविल। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। इस केस में क्या होगा, परचेज गुडविल का मतलब होता है क्या, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ये आपको पढ़ना है, आगे चल के हमें कैलकुलेट भी करना सीखना है कैपिटलाइजेशन मेथड में। व्हेन वन पार्टनरशिप फर्म टेकन ओवर बाय अनदर पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में परचेज गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये होता है परचेज गुडविल। इसके अलावा एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अभी कहा ना कि पास्ट में जब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन उसको बैलेंस शीट में हम दिखा नहीं सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो कह रहा है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट्स इट्स बिजनेस फ्रॉम पास्ट ईयर्स, काफ़ी पुराने सालों से, एंड ड्यू टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज, ठीक है जी, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छा है, पेटेंट वगैरह, इन सब की वजह से उसकी मार्केट में क्या है, गुडविल बड़ी हुई होती है, ठीक है जी, गुडविल अच्छी होती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या, मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल। तो ये हमने 5th टॉपिक पर लिया। अब हम बढ़ते हैं किस पे, मेथड्स ऑफ गुडविल। तो आ जाओ। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ गुडविल। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ गुडविल। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन। यही इंपॉर्टेंट है आपका और इसी से सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके बुक के अंदर हैं, ठीक है जी। तो इसको आइए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में फर्दर 2 मेथड है। नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट एक ही है,
और कैपिटलाइजेशन में भी फर्दर दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट है ना, तो इसी से ये आया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। तो मेन 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में फर्दर दो है, सिंपल एवरेज, फिर है वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में एक ही है, कैपिटलाइजेशन में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, फार्मूला भी और एक एक एग्जाम्पल, सारे आपको कंसेप्चुअल चीज़ें विद एग्जाम्पल में आपको कराने वाला हूँ। तो मेनली अब यहाँ से मेन आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक सारे थ्योरी थे, तो यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए फटाफट जग जाओ अगर अभी तक सो रहे हो तो। अब फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनो मेरी बातें और पढ़ो, सब चीज़ समझ में आएगा। देखो जी, देखो सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है ना, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज ऊपर में है और ये है आपका वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम फार्मूला की बात करें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में फार्मूला जो होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू होता है आपका क्या, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये जो है ये क्वेश्चन में आपका गिवन रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो आपका होता है वो उसे आप डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन जो है उसे इंटू कर दो तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। कैसे, एग्जांपल देखो। अब एग्जांपल में कह रहा है क्या, ये ईयर्स है 2015, 16, 17 और साथ में ये प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000 और 60,000। एक काम करते हैं, इसका भी बॉक्स बना देते हैं। ये लो जी, इसका बॉक्स बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये 3 साल का प्रॉफिट है आपके पास, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2015, 16, 17, 40,000, 50,000 और 60,000। आपके क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल दिया हुआ है और 3 साल की प्रॉफिट है। तो सबसे पहले गुडविल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू यहाँ पे, हाँ आप दिख रहा है फुल स्क्रीन, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू इन तीनों सालों का प्रॉफिट ऐड कर दो, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने साल हैं, 3 साल हैं तो 3 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। तो 1,50,000 डिवाइड बाई 3, 50,000 और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल इक्वल्स टू 50,000 इंटू 4 तो 2 लाख रुपीज़। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, वेरी इजी। अब एक और एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान से देखना। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है आपके टोटल कितने ईयर्स दिए हुए हैं, टोटल आपको दिए हुए हैं कितने साल, 5 साल दिया हुआ है। ध्यान से देखना, ये 5 साल दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, 5 साल में जो चौथा साल है ना उसमें लॉस हो रहा है। ये जो 4th ईयर है इसमें 4 लाख का लॉस है। ये सारे प्रॉफिट है, लेकिन चौथे साल में क्या हो रहा है, लॉस। पहले साल, दूसरा, तीसरा और 5वें में प्रॉफिट है, चौथे साल में लॉस है। ओ माय गॉड, ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस। तो आप कैसे करोगे, तो देखो जरा, फार्मूला वही सेम रहेगा। आगे कह रहा है इसमें क्वेश्चन पढ़ लो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है ऑफ पास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स परचेज के ऊपर। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है जिसको आप मल्टीप्लाई करना। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। पहले फार्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मेन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 हैं। तो आपको यहाँ पे लॉस वाला भी ईयर कंसिडर करना है, तो 5 से डिवाइड करना है। जो भी प्रॉफिट है वो सारे प्रॉफिट आपको जोड़ने। देखो जो लॉस वाला है उसे माइनस कर देना। सिंपल वर्ड में प्रॉफिट सारे ऐड करने हैं, तो जो लॉस दिया होगा उसे क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इस 4 लाख को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, बाकी ये जो प्रॉफिट है ये सारे प्रॉफिट हमने ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय 5 ईयर उतनी रहना है। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 10 लाख इंटू 3, तो गुडविल आपकी आ गई 3 कह रहा हूँ 30 लाख। 10 लाख इंटू 3, 30 लाख आपका गुडविल का वैल्यू आ गया। तो लॉस जब भी दिया होगा तो इस हिसाब से करना है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल करा दे, एक तो सिर्फ प्रॉफिट है, दूसरा लॉस वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे आते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब कैसे निकालते हैं, ऊपर में एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वो हमने सीख लिया, तो अब वेटेड एवरेज आया तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू फॉर्मूला थोड़ा सा हल्का बदल जाता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट हो जाता है। कैसे, तो एग्जांपल से समझते हैं जरा। एग्जांपल में कह रहा है क्या, यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिए हुए हैं, 3 ईयर्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा, तो 3 साल दिए हुए हैं 2019, 2020 और 2021, और ये तीनों सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है आपके साथ 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। 2019, 2020, 2021 तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। नीचे कह रहा है सैलरी ऑफ ए एंड बी ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने सैलरी भी दे दिया है पार्टनर का 50,000 और 40,000, एनुअली है, ठीक है जी, एनुअली है। आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी जो है आपका कितना रुपीज़ है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ नेट प्रॉफिट आर बिफोर चार्जिंग सैलरी, जो भी नेट प्रॉफिट है ना, ये पूरा 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर सैलरी है। तो जब बिफोर सैलरी है ना तो आपको इसमें से सैलरी घटाना पड़ता है, और ये एनुअली बोला हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है, ये एनुअली है सैलरी, ठीक है जी। जब भी एनुअली बोलेगा ना, एनुअली सैलरी बोलता है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअली सैलरी है तो तीनों सालों में उतना लेस करना पड़ेगा, तीनों सालों में 90,000 आपको लेस करना पड़ेगा इस प्रॉफिट में से, इन तीनों के प्रॉफिट में से। फिर आगे कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेजेस, तो नंबर ईयर परचेज कितना है 4, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वेट्स आर कितना, यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है, वेट कितना है 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है पहले साल को आप वेट दोगे कितना 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे हम बनाते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको ईयर लिखना होता है, 3 साल है तो तीनों साल का ईयर लिख दो, फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट लिखना है, फिर वेट लिखना है, ठीक है जी, और फिर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे टोटल कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ईयर लिखा हमने 2019, 20, 21, प्रॉफिट कितना था 140, 1,01,000 एंड 1,30,000। अब इसमें अभी तक हमने सैलरी दिया नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, सैलरी को सब्सट्रैक्ट कर देना है। और एवरी ईयर एनुअली सैलरी था 50, 40, तो 90,000 कैसे आया है, तो सैलरी ऑफ ये था ए का और ये है बी का, तो ये जो आपका सैलरी आया है ये इस हिसाब से 90,000 एनुअली था, एनुअली, तो इसलिए हमने एवरी ईयर 90 लेस कर दिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया कितना 50, 11,000 और 40,000, और वेट 1 2 3 है, तो अब इनसे मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये है 1, ये है आपका 2, 1 2 की जगह ए बी लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो ये जो प्रोडक्ट आया ना, ये प्रोडक्ट कैसे आया है, ये आया है बी इंटू सी, ये आया है बी इंटू सी, ये आया है बी इंटू सी। तो जो डी पोर्शन है बी और सी को मल्टीप्लाई करने पे आया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 1 50,000, 11 इंटू 2 22,000, 40 इंटू 3 1,20,000। और जब इन सब का टोटल करोगे प्रोडक्ट और वेट का, तो वेट आ गया 1 + 2 + 3 6, और जो आपका प्रोडक्ट है 50 + 22 + 120 1,92,000, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे आपको बुक में मिलेगा, ये बुक के एग्जांपल, बुक के क्वेश्चन से उसी को एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप बुक के क्वेश्चंस करोगे तो आप यही सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको भी अच्छे से करके जाओ। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट, ये आपका वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट कितने 1,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 6। इस बार आप नंबर ऑफ ईयर से नहीं करेंगे, टोटल वेट से करेंगे। फार्मूला क्या था सर, फार्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना है 6 है, और टोटल प्रोडक्ट कितना है आपका, टोटल प्रोडक्ट है आपका 192, तो 32,000 आया। अब 32,000 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 4 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, 4 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी आ गई 1,28,000। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इस टाइप से वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड वाला मेथड नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जी देखो सुपर प्रॉफिट में हम लोग कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें भी सेम ही है।
एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज सभी मेथड में क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको कैलकुलेट करना सीखना है क्या, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो फिर से आ जाओ जी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, जो ऊपर वाला फार्मूला था वही सेम है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। कई बार एवरेज प्रॉफिट इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, और नहीं होगा तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकालना जानते हैं, इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो नोन एज कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, या इसको आरओआर भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसको आरओआर भी कहते हैं, जो भी रेट ऑफ रिटर्न होता है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एनआरआर और आरओआर का फुल फॉर्म लिख देते हैं, ये लो जी, आरओआर और आरओआर को ही हम लोग एनआरओ कहते हैं। आरओआर इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू एनआरआर, जिसे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ से काम करो, ये जो है ना, इसे आप यहाँ पे कर लो इधर, और इसे भी कर लो यहाँ पे, ठीक है जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसे लिख लिया ब्रैकेट में। और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, ये दोनों इक्वल एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड का मतलब भी सेम होता है, जो भी आएगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो एवरेज में से माइनस कर लो नॉर्मल प्रॉफिट, तो वही सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट बोलो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, एक ही बात होती है। और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दोगे तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगा, तो कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो एक ही बात है, या फिर नेट एसेट्स बोलो एक ही बात है। तो नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं आपको, यहाँ पे याद रख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले, या कई बार वो नेट एसेट्स भी बोल सकता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, आपको मैं बता दूँ, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है जी, तीनों का मतलब एक ही मीनिंग होता है। अब इसके बाद आ जाओ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर, नोट रेम्यूनरेशन और सैलरी टू पार्टनर्स विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। तो ऊपर में एक क्वेश्चन देखा था ना हमने, सैलरी दिया हुआ था एग्जांपल 2 में 50,000 और 40,000 पार्टनर ए पार्टनर बी का। तो जब भी सैलरी या रेम्यूनरेशन करके दिया होगा तो उसे आप एवरेज प्रॉफिट से घटाते हो, तभी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालो, और फिर जाके सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये पहले बता दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 1 लाख, नेट प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर्स का 30,000, 36 और 42,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 15%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। ये दिल्ली 2017 कंपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन दिल्ली 2017 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था। तो वही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बना दिया है, और आपकी बुक में भी मिलेगा क्वेश्चन नंबर 70, या क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन नंबरिंग हटा दो, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशंस करना है, आंसर्स करना है। तो देखो जी आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो फार्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है तो हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है 30, 36 और 40, तो इन तीनों को ऐड करो, 30,000, 36,000 और 42,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 साल है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 1 लाख दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, कहाँ पे, ये रहा जी। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख और रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, तो 1 लाख इंटू 15% करोगे तो 15,000 आ गया। तो अब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 36,000 माइनस 15,000, तो यह सुपर प्रॉफिट 21,000। अब सुपर प्रॉफिट 21,000 आया है, तो अब आप इसमें फार्मूला पुट कर दो, ये लिख लो 21,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, 2 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 21 इंटू 2 कर लोगे तो आपको 42,000 गुडविल ऑफ द फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपका आ गया एग्जाम्पल ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और आसान सा है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आ जाओ जी कर ले, ये खत्म ही होने वाला है, बस लास्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल भी करा दिया और वो एग्जाम्पल जो है आपके बुक के क्वेश्चन ही है अल्टीमेटली। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ से आपको सारी ये PDF नोट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी डाउट होएगा व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और साथ साथ में आप टेलीग्राम पे भी आप लिख सकते हो। वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपस में भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। और सारे नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन सब आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। फॉर CUT एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, बिजनेस स्टडी और बाकी सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स वहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। नाउ थर्ड मेथड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके पहले हम लोग जरा कुछ 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या होता है देखो, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी ऊपर बताया कैपिटल एम्प्लॉयड बोले सुपर प्रॉफिट में जरूरी होता है ना, और कैपिटलाइजेशन मेथड में जरूरी पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर नेट एसेट बोलो, एक ही बात होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हैं, ध्यान से दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है लेफ्टी अप्रोच, दूसरा होता है एसेट्स अप्रोच। वन इज लेफ्टी अप्रोच, दूसरा एसेट्स अप्रोच। तो लेफ्टी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके लिए आपको कैपिटल में प्लस करना है रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद उसमें माइनस करना है 3 चीज़ें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, एग्जाम्पल के तौर पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से देगा उसे फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, और साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीज़ें एसेट साइड में दिया होगा और ये कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेफ्टी साइड में दिया होगा। तो इसलिए लेफ्टी अप्रोच कहता है ये लेफ्टी साइड से जोड़ो, कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो, इसमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दो आप, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओके, और अगर बात करते हैं एसेट्स, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लो, ये है नहीं, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। करेंट लायबिलिटी तो नहीं आता, नॉन करेंट लायबिलिटीज भी आएगा यहाँ पे, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज भी आएगा, ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। इसके अलावा आ जाओ जी, यहाँ पे क्या है, एसेट्स अप्रोच के अंदर जब आप आओगे एसेट्स अप्रोच में, तो टोटल एसेट्स में माइनस लायबिलिटी करना है, टोटल एसेट्स में माइनस लायबिलिटी करना है। बट टोटल एसेट जब आप लिखोगे उसमें ये 3 एसेट्स को हटा देना, एक्सक्लूड करना, ये 3 एसेट्स को एक्सक्लूड कर देना। कौन सा, गुडविल नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। तो इन 3 एसेट्स को हटा दो, ठीक है जी। और ये जो टोटल एसेट्स है इसमें से आप लायबिलिटी घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों अप्रोच से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आता है। इसके बाद बात करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, या यू कैन से एडजस्टमेंट। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस अलग से आपके बुक में दिए हुए हैं जिसमें क्या है ना, कुछ एडजस्टमेंट्स करने को कहेगा और उसके थ्रू हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो गुडविल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं होता, एडजस्टेड प्रॉफिट पे होता है। हमें कई सारे जो प्रॉफिट्स के अंदर कई सारे जो फालतू की चीज़ें दी होती है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें, उसको हमें एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है, तब जाके जो गुडविल निकालते हैं वो सही गुडविल आता है, ठीक है जी। तो आपके क्वेश्चन में अलग से कुछ जो आपके क्वेश्चन के अंदर आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें इस टाइप के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जो एडजस्टमेंट है उसी से रिलेटेड मैंने ये आपको अलग से फार्मूला बना दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा ना, सबसे पहले उसे आप लिख दो और उसमें ये सारी चीज़ें प्लस करनी है और कुछ चीज़ें माइनस। क्या क्या, ये टोटल 6 आइटम्स आपके बुक में रहेगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो यही 6 आइटम्स हो सकते हैं, इन 6 को प्लस कर दो और ये 6 आइटम माइनस वाले हैं तो इन 6 को माइनस कर दो, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। कौन कौन से आइटम, ध्यान से देखो। अब ये करते क्यों है, क्या होता है, ध्यान से, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनो मेरी बातें। सबसे पहले क्या है, जो नेट प्रॉफिट है उसे लिखो। इसमें आप प्लस क्या क्या करोगे, एक तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रिवेन्यू। एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रिवेन्यू, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे एज अ रिवेन्यू मान लिया है तो उसे आप प्लस कर देना है। फिर उसके अलावा माइनस क्या क्या करना है, तो इन सभी का अपोजिट माइनस कर दो। अगर ये 6 याद हो गया ना तो ये 6 भी याद हो जाएगा माइनस वाला, कोई एक याद कर लो, प्लस वाला या माइनस। तो प्लस वाला याद कर लो, माइनस वाला कैसे, देखो एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं तो एबनॉर्मल गेन को क्या करोगे आप, माइनस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को अगर आप प्लस करते हो तो गेन ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या करोगे, माइनस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर प्लस है तो यहाँ पे उसकी जगह पे नॉन रेकरिंग इनकम जो होगा वो हो जाएगा माइनस। और एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू प्लस है तो एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल जो है आपका यहाँ पे माइनस होएगा। और एक अलग से कभी भी रेम्यूनरेशन दिया हो, लाइक पार्टनर सैलरी या कोई भी इनकम वगैरह दिया हो रिवेन्यू नेचर का, तो उसे आप हमेशा माइनस करते हो। तो ये आपके टोटल एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये प्लस माइनस ऐसा क्यों करते हैं इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर जाके एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो ऑलवेज टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स हो जाता है। जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हो ना, एडजस्टमेंट अगर नहीं है तब तो सीधा नेट प्रॉफिट अपॉन में जो टोटल नेट प्रॉफिट है, जितने जितने सालों का लॉस है तो माइनस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। लेकिन अगर आपको ये एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट दिए हुए हैं तो पहले एडजस्टमेंट्स करो, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्यों करते हैं ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कई सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के चीज़ें भी ऐड प्लस हो रखा होता है। जैसे देखो जी, यहाँ पे आपने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट से जो फ़ायदा आ गया वो, फिर इसमें बहुत सारी इनकम जो है वो आप लिखते हो। जैसे इनकम कौन कौन से, इनकम मान लो आपका कोई इंटरेस्ट वाला इनकम आया है वो आपने लिख दिया, आपको कोई डिविडेंड मिला गया है वो भी लिख दिया। अब देखो आपको क्या हुआ, कोई गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ है, इसकी बात करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ है। अब दो मेन समझा देता हूँ, बाकी आप सब समझ लेना। तो अगर मान लो 1000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और यहाँ पे आपको 1000 टोटल लिख लिया और बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जैसे मान लो सैलरी है, उसके अलावा रेंट है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का है, ये सारे बहुत सारे खर्चे। और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट मान लो आ गया 200। अब सुनना ज़रा, ये जो नेट प्रॉफिट 200 है ना, यहाँ पे एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी था 100 रुपये का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी था 100 रुपये का। अब देखो ज़रा, तो ये जो 1000 रुपये है इसमें ये बहुत सारे एक्सपेंसेस घटे हैं और ये इनकम वगैरह सारे प्लस हैं। अभी गेन मैंने कुछ लिखा नहीं है, कोई एक ही होगा, या तो गेन या लॉस। और यहाँ पे 200 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो 200 आया ना, इसमें ये जो लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 100 रुपये, वो घटा होगा या माइनस हो रखा होगा, घट रखा होगा या प्लस हो रखा होगा। तो भाई इस 1000 में ये 100 रुपये, ये इधर वाले सारे लेस वाले ना, ये 1000 में ये सब लेस करोगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये जो लॉस है ना वो ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट हो रखा होता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया। तो अगर मुझे इस बिना लॉस के प्रॉफिट निकालना है, यानी कि सही प्रॉफिट, ये गलत है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। क्यों, जो एबनॉर्मल वाली चीज़ें ना वो हटाने के बाद जो गुडविल आता है होता है। देखो जी, देखो जब आप गुडविल निकालते हो ना तो गुडविल हमें क्या निकालना चाहिए। अगर मान लो हर साल 2000, 3000, 2000, 3000 से प्रॉफिट हो रहा है। अब जिस साल कोविड आया था 2020, तो उसमें एक अचानक से नेचुरल क्लैमिटी आ गई, आपदा आ गया पूरे विश्व में, तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी फॉर्म का बिजनेस डाउन हुआ होगा, ठीक है जी। तो उससे बहुत सारे फॉर्म को नुकसान हुआ, तो उससे नुकसान हुआ तो उस साथ जो प्रॉफिट होने वाला था उन लॉस में आ गए सारे। तो अगर हम उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे तो सही तो गुडविल नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि गुडविल का मतलब जो हम मेहनत करते आ रहे हैं, सही वाली चीज़ें।
तो जो एबनॉर्मल वाली घटनाएं होती हैं, अचानक वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का लॉस और प्रॉफिट थोड़े लेंगे भाई। जो बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज सेल परचेज कर रहे हो, उससे जो नुकसान प्रॉफिट है उसका हमें लेना होता है। लेकिन फिक्स एसेट्स वाला हटा दो, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें हटा दो। ठीक है जी। अगर कोई अर्थक्वेक से लॉस हुआ है, कोई फालतू की चीज़ें हो गई हैं, तो उन सभी से गेन और लॉस उन सबको हटाओ और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है, फिक्स एसेट्स वाला जो लॉस है, इसको आप हटा दो। तो पहले ये 200 में ऑलरेडी घट रखा है, तो अगर ये 200 हटा देंगे तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 300। तो यानी कि जो नेट प्रॉफिट 200 था, इसमें लॉस वाली चीज़ें हमें क्या करनी है, प्लस करोगे ना, तभी तो जाके करेक्ट प्रॉफिट, सही प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। और इसी का उल्टा क्या होगा, अगर गेन हो रखा होगा तो इसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो आप सिंपल यहाँ पे याद कर लेना, समझ लो कि जैसे लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अचानक से कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, अर्थक्वेक से, तो उन सब लॉस को हम लोग प्लस इसलिए कर रहे हैं, प्लस हम लोग घटा नहीं रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में पहले से घट रखा होता है, सब्सट्रैक्ट हो रखा होता है। इसलिए अब हम ठीक कर रहे हैं उस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ठीक कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो लॉस वगैरह वाले सारे आइटम को घटा दो और प्रॉफिट वाले जो सारे आइटम हैं, गेन वाले हैं, उसे आप माइनस कर लो। ठीक है जी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से प्लस हो रखा है गेन वाला, तो उसे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें आप क्या कर लोगे, प्लस माइनस, तो उससे आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे इस एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कि आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। और ऊपर में हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। उसके बाद जो है आपका लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना होता है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सीखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है, तो आपको उस फार्मूले से निकालना है, एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच से। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल्स टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट होएगा ना, उसमें इस बार क्या करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो और इंटू कर दो 100 से, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट्स भी कहते हैं, और ये निकालते कैसे हैं, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, इस फार्मूले से निकाल सकते हो, या फिर ऊपर में जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फार्मूला सीखा है उससे भी आप निकाल सकते हो। सभी से कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम ही आती है। और सुपर प्रॉफिट में ये बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दोगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। और फर्दर सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो वही सेम ऊपर वाला फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालती है, ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट में देखा है, वही सेम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, इसमें एक होता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब गुडविल निकालना है ना, तो इसमें कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू देखो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कर देते हो तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाता है, और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना होता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते हो तो डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू हो जाता है। इसमें एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू आता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करोगे तो ऑटोमेटिकली गुडविल आ जाता है। और कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के बाद इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोलते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला। एग्जाम्पल आज जी करा दें, एक ही एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन है 39 आपके बुक का, तो इस क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो है दोनों मेथड, सुपर प्रॉफिट वाला और एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन वाला, वो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओहो, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, और सेकेंड कह रहा है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये सारे के सारे अभी तक के पूछ दिए चारों मेथड से, वेटेड एवरेज को छोड़ के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये चारों मेथड से इसने गुडविल कैलकुलेट कराना सीखा है। तो एक ही क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, पुराने दो मेथड भी आपको रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, कह रहा है क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओहो, एवरेज कैपिटल बोले या कैपिटल एम्प्लॉयड बोले एक ही बात है, 6 लाख रुपए दे दिया है। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है आपको दिया हुआ है, कितने कितने देखो, 2 lakhs, 1,80,000, 1,60,000, ये सारे के सारे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस नहीं, ये डैश का मतलब माइनस नहीं समझना, ये 2 lakh,
180 और 160 ये 3 साल का प्रॉफिट है। इसके बेसिस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस 10%, ये NRR 10% दिया हुआ है। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है, सैलरी या रेम्यूनरेशन एक ही बात है। 1 लाख, तो जब भी सैलरी या रेम्यूनरेशन दे तो इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, पहले बताया था, बिफोर एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको सैलरी सब्सट्रैक्ट करना है। और ये दिया हुआ है 2 पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर आगे कह रहा है क्या, एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट दिया हुआ है आपको एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड। थैंक गॉड ये ऑलरेडी एक्सक्लूड करके दे दिया, अदरवाइज हमें एक्सक्लूड करना पड़ता। तो एसेट्स आपका दिया हुआ है कितना, एसेट दिया हुआ है 7 लाख एंड वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल एंड आउटसाइडर लायबिलिटी, तो कैपिटल 6 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख। तो आपको जब एसेट्स में से लायबिलिटी घटाते हो तो यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, 6 लाख आ जाएगा। और डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल भी दी हुई तो वही क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बोलो वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो जैसे मर्जी निकाल लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब आगे कह रहा है आपको गुडविल निकालना है, तो इसमें गुडविल कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे। तो एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो इसमें आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो जो सैलरी था उसे घटाना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो सैलरी गिवन था उसे घटाना पड़ेगा, यस और नो। तो देखो रेम्यूनरेशंस ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज है, चार्ज का मतलब ही क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा ऑलवेज प्रॉफिट में से। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितने हैं 2 लाख 180 एंड 160, तो यहाँ पे आ जाओ 2 लाख 180 एंड 160 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आया है 180। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे आप जब निकालोगे ना तो आपने यहीं पे क्या कर देना है, ये टोटल प्रॉफिट आया, इसी में आप जो 1 लाख का जो रेम्यूनरेशन है ना ये आप घटा दो, रेम्यूनरेशन जो है 1 लाख का आप घटा दो, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 में 2 to 4 460, 4 लाख यहाँ पे आप कर लो ना, एक सेकेंड, यहाँ पे आप अलग से निकाल के दिखा दें, ये लो अलग से निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 2 लाख दिया हुआ है प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000, ये 3 साल का प्रॉफिट है। इसमें आप ये 1 लाख माइनस कर लोगे, क्यों, क्योंकि वो जो सैलरी है ये सैलरी का है, ये लॉस वाला नहीं है, ये आपका सैलरी का हम लोग माइनस कर रहे हैं, रेम्यूनरेशंस का सैलरी। तो डिवाइड बाय, अब कई बच्चे कहेंगे सर सैलरी है ही नहीं, रेम्यूनरेशन लिखो, रेम्यूनरेशन, तो ये लो रेम्यूनरेशन, तो ये 1 लाख रेम्यूनरेशन वाला है, तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 4,60,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 आया क्या, 1 लाख घटा दो तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है ना 1 लाख, इसमें कहीं ये नहीं बताया है कि ये पर ईयर है या क्या है, पर ईयर है या क्या है, ठीक है जी, पर ईयर है कि नहीं है। तो हम मानेंगे कि ये जो रेम्यूनरेशन है वो हर साल देंगे ना 1-1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख की जगह पे 3 लाख हमें घटाना पड़ेगा, ये हटा दो, 1 लाख की जगह पे आपको 3 लाख घटाना पड़ेगा ना, 3 साल का है, तो यहाँ पे आप 3 लाख घटाओ, 3 लाख, तो ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये इस टाइप से आएगा। या फिर आप पहले तीनों साल का एवरेज निकाल लो और उसमें आप क्या कर दो, 3 साल का है तो 1 लाख घटा दो, तो वैसे मत करना, इस टाइप से करना ज़्यादा बेटर है, ये अच्छे समझ में आता है। 2 लाख, 180, 160 और ये रेम्यूनरेशन 3 साल का 3 लाख, तो 240/3 इक्वल्स टू 80,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट 80 आया और इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना है, नंबर ऑफ परचेज देखो जी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो दिया हुआ था आपका 3 ईयर्स था, कहाँ पर है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही रहा ना 3 ईयर्स परचेजेस, तो 3 से इंटू कर दिया 2,40,000। सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट, तो आपको सुपर प्रॉफिट अलग से निकालो, इसमें इंटू कर दो 3 से, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 आया, कैसे आए, अब आ जाओ जी, देखो ये तो आया एवरेज प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे निकाल दो जी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख आएगा इंटू 10/100, 10 ही था ना या 15% था, ये था आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो ये आ गया आपका 60,000। अब ये सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है वो भी बता देता हूँ।
ये 60,000 आया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया? तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड या तो सीधा पार्टनर वाला ले लो, या कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है, जिसको हम लोग नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो वो कितना आया? टोटल एसेट जो है आपका, उसमें माइनस कर दिया आउटसाइडर की लायबिलिटी, उसमें हमने माइनस कर दी आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो 7 लाख माइनस 1 लाख का आउटसाइडर का लायबिलिटी था, तो ये 6 लाख आ गया। कहाँ से आया देखो भाई ध्यान से। तो ये जो था आपका 7 लाख का टोटल एसेट्स है, और इसमें आपका 1 लाख घटा दो तो 6 लाख, ये पहले बता दिया था। तो 6 लाख आपकी कैपिटल आ गई एम्प्लॉयड, तो इसको इंटू कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका 60,000 ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आया है 60,000 और ये 80,000, तो ₹20,000 का आपका क्या गया? सुपर प्रॉफिट। और यही सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आपको 20,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ये परचेज करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से आ गया। अब थर्ड मेथड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे देखो जी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालोगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल्स टू जो आपका कैपिटलाइजेशन इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट आया है 80,000 इंटू 100 कर लो और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आपका कितना आ गया? 8 लाख आ गया। ये 8 लाख आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई। तो 8 लाख जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आया है उसमें आप क्या कर दोगे? 8 लाख कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू आया है, यहाँ पे देखा हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो 8 लाख कैपिटल, ये वर्किंग था ना यहाँ पे थर्ड वाला। तो यहाँ पे क्या करना है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज वैल्यू 8 लाख आया और 6 लाख नेट एसेट्स है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़ गुडविल आ गया। ये किससे आया है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला पहले हमने निकाल दिया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है थर्ड वाला। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का तो आसान है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट हमारा अभी अभी आया था यहाँ पे 20,000 रुपये, सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपये आया था। तो इस 20,000 को इंटू कर दो 100 से, 20,000 इंटू 100 कर दिया हमने, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इससे आपका 2 लाख आ जाएगा। तो गुडविल की वैल्यू जो है 2 लाख सुपर प्रॉफिट से भी आया है और एवरेज प्रॉफिट से भी आया है। ठीक है जी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही है। तो ये आपको मैंने चारों चीज़ें जो है एक ही क्वेश्चन में एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझा के अब सारी चीज़ें मैंने करा दी। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये इसको ऐसे रहने देते हैं और ये सेम PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये गुडविल वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था और आसान सा चैप्टर था, मैंने एक ही वीडियो में 1 शॉट रिवीजन करके आपको फुल चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो मेरे को, टेलीग्राम पर भी जो है आप ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे भी आप मैसेज करके कोई भी जो डाउट है आपके मन में सवाल है वो पूछ सकते हो। साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप जो भी आपका डाउट है आप टाइप करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हम लोग का उसमें चैप्टर नंबर 3 मैं आपको कराऊंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनरशिप। सेम 1 शॉट रिवीजन जो है हम लोग सारे चैप्टर्स का कर रहे हैं नोट्स के थ्रू। ठीक है जी, ये क्लास नोट्स आप इसको प्रिंट आउट लेना और इससे आप लेक्चर जो है आसानी से 2 बार 4 बार रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। हो सकता है पहली बार समझ में ना आए तो आप 3-4 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएगा। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग का बच्चों का पेपर है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या फिर फाइनल, उसके लिए आप तैयारी करते रहो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।